क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हम जब बहुत लोगों से पूछते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है, कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है, क्यों मार्केट में जाते हैं हर किस्म के फ़ोन मिल जाते हैं, हर किस्म के रेफ्रिजरेटर मिल जाते हैं, टीवी मिल जाते हैं, कितने ब्रांड्स, कोरिया के ब्रांड, जापान के ब्रांड, इंडिया के ब्रांड, जर्मनी के ब्रांड, हर किस्म के ब्रांड मिल जाते हैं, यही वैश्वीकरण है। तो बच्चों, ये वैश्वीकरण का इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, ये वैश्वीकरण नहीं है। वैश्वीकरण समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक कंपनी है अमेरिका में, वो सेलफ़ोन बनाना चाहती है। तो ये सेलफ़ोन का जो टेक्नोलॉजी है, जो डिज़ाइन होगा इसका, उसके अंदर की चिप की जो डिज़ाइन होगी, ये सारा जो रिसर्च का काम होगा, ये सटस से कि वो अमेरिका में करते हैं। फिर वो इस रिसर्च को भेज देते हैं चाइना में कि इसको लगाकर आप हमारा चिप बना दो। तो चिप बनता है चाइना में। चिप बनाकर इस चिप को फिर ले जाते हैं मेक्सिको में। मेक्सिको में वहाँ वो फ़ोन असेंबल होता है और फिर मेक्सिको से ये फ़ोन बिकता है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। और ये सारे जो काम है, इसका पूरे का जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो है इंडिया में। तो आप देखो, कंपनी तो है अमेरिका की, कुछ काम अमेरिका में हो रहा है, कुछ काम चाइना में, कुछ इंडिया में, कुछ मेक्सिको में। तो ये जो विश्व भर में फैलकर कंपनी अपना काम करती है, इसको हम कहते हैं वैश्वीकरण, या विश्व के सारे बाज़ारों का एकीकरण करना। ये क्यों होती है? ये जो कंपनीज विश्व भर में फैल के काम करती है, इनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या एमएनसी या बहुदेशीय निगम। एमएनसीज के ऑपरेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये 4 चीज़ों पे बहुत डिपेंड करते हैं। एक है कच्चा माल कहाँ सस्ते में मिलेगा, एक है कहाँ श्रम मुझे सस्ते में मिल सकता है, कम पैसों में मुझे श्रम मिल सकता है, तीसरा है कि बाज़ार हमारे निकट होना चाहिए, और चौथा है किस देश की नीतियाँ हमारे अनुकूल हैं। ये 4 चीज़ देखकर एमएनसी आगे बढ़ती है और काम करती है। तो एक एमएनसी अगर किसी देश में प्रवेश करना चाहती है, उसके दो रास्ते हैं। एक तो है वो उसी देश के किसी कंपनी, किसी डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापन कर लेती है, फिर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। और दूसरा मेथड है कि वो किसी घरेलू कंपनी को पूरा ही खरीद लेती है। ये 2 तरीके हैं। तो इसमें घरेलू कंपनी का क्या फ़ायदा होगा? घरेलू कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है ताकि वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, वो ये लेटेस्ट तकनीकी ले आते हैं और हमारी घरेलू कंपनी इसको इस्तेमाल कर सकती है। और मल्टीनेशनल का क्या फ़ायदा हुआ? नंबर 1, उससे घरेलू कंपनी डोमेस्टिक मार्केट को पहचानती है, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को पहचानती है, ये सारी सुविधाएं उसको मिल जाती हैं। नंबर 2, कच्चे माल का रिसोर्स भी होती है घरेलू कंपनी, वो कच्चे माल को भी यूज़ कर सकते, उनके कच्चे माल को यूज़ कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे श्रमिक होते हैं, वो घरेलू कंपनी के श्रमिक भी उनके साथ काम करने लगते हैं। तो ये सारे फ़ायदों के लिए घरेलू कंपनी और मल्टीनेशनल दोनों एक साथ काम करना पसंद करते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मल्टीनेशनल या घरेलू कंपनी? मल्टीनेशनल के पास कुछ ताकत है जो उसे ज़्यादा ताकतवर बना देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके पास बहुत सारा धन होता है जिससे वो व्यवसाय को खूब बढ़ा सकते हैं और वो बाज़ार में प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। नंबर 2, क्वालिटी या गुणवत्ता का भी मानक वो स्थापन कर सकते हैं। नंबर 3, ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, वितरण कहाँ होगा, इसको भी वो डिसाइड कर सकते हैं। और नंबर 4, श्रमिक के लिए क्या नियम बनेंगे, इसका भी उनके हाथ में पावर आ जाता है। तो एक देश में ये जो मल्टीनेशनल आती हैं, वो जब आती हैं तो वो क्या देखना चाहती हैं? वो क्या चाहती है कि एक देश क्या क्या हमें दे जिससे ये हमारे लिए प्रवेश आसान हो जाए। इसके लिए कई कारक हैं। एक कारक है कि प्रौद्योगिकी में बड़े सारे एडवांसमेंट हुए हैं और उसको सपोर्ट कर रहा है परिवहन व्यवस्था। पहले परिवहन व्यवस्था तो कुछ भी नहीं थे, पर आज आप देखो, चाहे आप ट्रेन बोलो, चाहे आप ट्रक बोलो, रोडवेज बोलो, चाहे आप एयरवेज बोलो, चाहे वाटरवेज बोलो, हर तरीके से आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं।
नंबर 2 है संचार व्यवस्था। इंटरनेट के ज़रिए सारी दुनिया आज आपके मुट्ठी में आ गई है, टेलीफोनी और इंटरनेट के माध्यम से, और बाकी सारे सिस्टम्स भी जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हर देश कोशिश कर रहा है कि मेरा संचार का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर से बेटर हो। दूसरी चीज़ जो देश कोशिश कर रही है कि वो अपनी नीतियों को चेंज करने की कोशिश कर रही है ताकि वो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन से लिबरलाइजेशन की तरफ चले जाए। उदारीकरण का अर्थ है लिबरलाइजेशन, यानी कि नियमों को लूज़ कर देना। पहले नियम थे बड़े स्ट्रिक्ट, उसके वो कोशिश करते थे कि हमारी देश की जो इंडस्ट्री हो उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें। पर आज सरकारें दूसरी तरीके से सोच रही हैं। वो चाहती है एमएनसीज हमारे देश में आए और वो विदेशी निवेश करें, वो अपने पैसों का, तकनीक का निवेश करें हमारे देश में, ताकि हमारे भी जो घरेलू कंपनियां हैं वो स्ट्रॉन्ग बने और वो प्रतिस्पर्धा करने के लायक बने। वो विदेशी बाजार में जाकर अपना व्यापार कर सके। विदेशी व्यापार मतलब हम विदेशी चीज़ें जैसे मंगवाते हैं वैसे हम चीज़ें बाहर भेजना भी चाहते हैं। और भारत से जानते हो बच्चों कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बाहर जाती हैं? जो फर्स्ट 4 नंबर पे हैं, एक तो है चावल, दूसरा है मशीन पार्ट्स, तीसरा है जूते और 4th है डायमंड्स। ये चारों चीज़ों का हमारे देश का बहुत बड़ा डिमांड है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर ये टॉप 4 नंबर पे हैं। और हम इंपोर्ट क्या करते हैं, आयात क्या करते हैं? उसमें जो फर्स्ट 2 है टॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो विदेशी व्यापार जब होता है तो एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वैश्वीकरण के कारक में हमने देखा नंबर 1 परिवहन और संचार व्यवस्था, नंबर 2 हमने देखा कि देश के नियमों का उदारीकरण और ताकि विदेशी व्यापार और बढ़ सके, और नंबर 3 में हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रही है पर दोनों देशों को तो व्यापार के नियम मानने पड़ेंगे। अगर कोई एक देश नहीं मानता तो दूसरे देश का तो हाल खराब हो जाएगा। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सारे देशों पे नज़र रखती है और व्यापार को विनियमित करती है। विश्व के 164 देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको हम सबसे पहले देखेंगे उपभोक्ता की नज़र से। उपभोक्ता तो आप भी हो, आप ही बताओ बाज़ार में कितनी विविधता है, हर किस्म के ब्रांड हमें मिल जाते हैं और जब ये ब्रांड एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है तो प्राइसेस भी कम होने लगती है और हम जब इन चीज़ों को खरीद सकते हैं हमारी जीवन शैली भी चेंज होने लगती है। अगले हम देखेंगे कंपनीज़ का। सबसे पहले हम देखते हैं घरेलू कंपनीज़ का। घरेलू कंपनी के पास काफ़ी निवेश आ जाता है जब मल्टीनेशनल कंपनी आती है और उनके साथ जॉइंट वेंचर करती है। इससे वो अपना व्यवसाय को बहुत सारा बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उनके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोडक्ट, लेटेस्ट से लेटेस्ट तकनीकें आ जाती हैं जिससे वो अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हमारे भारत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमएनसीज आए हैं, चाहे आप टेलीविज़न की बात करो, फ़ोन की बात करो, कुछ ब्रांड्स आप बताओ, सैमसंग, एलजी, ये कैसे ब्रांड्स तो आप देखते ही रहते हो। फ्रिज की बात करो, कार्स की बात करो, ये सारे ब्रांड्स तो आप देखते ही रहते हो। आजकल एमएनसीज बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी काफ़ी मात्रा में आ गए हैं। ये कुछ ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ये हम आपको कुछ ही ब्रांड्स दिखा रहे हैं। तो क्या घरेलू कंपनियों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है? जो जॉइंट वेंचर्स करते हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, पर जो कंपनी जॉइंट वेंचर्स नहीं करती है वो प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे वो कभी मार्केट से आउट भी हो जाती है। अब हम देखेंगे एमएनसीज को क्या फ़ायदा पहुंचता है। एमएनसीज को नंबर 1 कच्चा माल मिल जाता है, नंबर 2 डोमेस्टिक कंपनी की जो अपनी मार्केट थी वो उनके हाथ लग जाती है, नंबर 3 उस देश की जो इतनी बड़ी बाज़ार है वहाँ भी उनकी प्रेजेंस आ जाती है, और नंबर 4 उन्हें सस्ते में श्रमिक बल मिल जाता है। तो ये एमएनसी के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। अब हम देखेंगे श्रमिक के लिए। ये एक एरिया है जहाँ सोचने का विषय है, क्योंकि जब मार्केट में बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत कंपटीशन होती है, हर कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम करें। अब कम कैसे करेंगे? तो वो गुणवत्ता तो कम नहीं कर सकते, ना ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो वो कम, नॉर्मली जो कम होता है, कटौती जहाँ होती है वो है श्रमिक की सैलरीज़ में या उनकी वर्किंग कंडीशंस पे। तो इससे श्रमिकों को बहुत नुकसान पहुँचता है। एक और चीज़ है,
जब मार्केट बहुत अच्छा रहता है, बहुत दनादन माल बिक रहा है, उस वक्त कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेती रहती है। पर जब मार्केट में मंदी आ जाती है, सिचुएशन ख़राब होती है, तब वो लोगों को कटौती कर देते हैं, हटा देते हैं कंपनी से। तो ये जो हायर और फायर स्कीम है, इससे भी श्रमिकों को नुकसान पहुंचता है। तो एक देश की जो सरकार है वो इनके लिए क्या कर सकती है? ये कुछ कानून बना सकते हैं जो श्रमिकों के अनुकूल हो, और जो कंपनी हमारे, जो मल्टीनेशनल कंपनी हमारे भारत में आएंगी, उनको इन नियमों को मानना पड़ेगा। नंबर 2, वो WTO से भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी बातचीत कर सकते हैं ताकि ये रूल्स यूनिफॉर्म तरीके से हर देश में लगाई जाए। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक कंपनी है, घरेलू कंपनियां हैं जो पीछे पड़ रही हैं, उनको भी वो थोड़ा मदद करे ताकि वो तकनीक से, नए तकनीक सीख कर अपने को और प्रतिस्पर्धी बना सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हमारे देश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं। कुछ भारतीय कंपनी वो भी आज MNC बन चुकी हैं, अपने दम पर वो प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जैसे टाटा ग्रुप। टाटा स्टील ने कोरस स्टील को खरीद लिया है, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया है, टाटा टी ने टेटली कंपनी को खरीद लिया है। इससे वो विदेशी कंपनियों को खरीद के वो भी MNCs बन चुकी हैं। कुछ कंपनी IT कंपनीज जैसे इन्फोसिस, जैसे विप्रो, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आज विश्व भर में काम कर रही हैं और ये भी MNC बन चुकी हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सारांश को आप देख लो, और आप ना पहले इस वीडियो को देखना, फिर चैप्टर को पढ़ो, फिर वीडियो को एक और बार देखोगे पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकोगे और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओगे। और आप हमारे सब्सक्राइबर बन गए हो ना? नहीं बने तो सब्सक्राइब और ऑल बटन जरूर दबाना। इन दोनों को दबाओगे तो हर हफ्ते आपके पास एक नया वीडियो पहुंच जाएगा। देखते रहो के से कोशिश। क से